सारे प्रतिभागी जिनका व्याख्यान 11 लोग का यहाँ पर व्याख्यान हुआ और मुझे बोला गया कि भाई आप समाप्त करिए। और निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे तो चले गए, निकल रहे हैं। आप लोग को होगा कि कब ये कार्यक्रम खत्म हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज का ये जो दिन है बहुत ही हमारे लिए, जिसको बोला जाए 1947 का वर्ष स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, उसी तरीके से आज 26 नवंबर 1949 का दिवस भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। क्योंकि आज ये जो हमारे तीन, आज जो कि मुझे सबक करना है, समय अभाव है, आज यहाँ पर 3 विषय दिए गए। एक तो दिया गया संविधान की पृष्ठभूमि, दूसरा विषय है महिला सशक्तिकरण और तीसरा विषय है महिला सुरक्षा। इससे संबंधित हमारे संविधान में पहला जो पृष्ठभूमि की बात है, सारे जितने प्रतिभागी थे उन्होंने पृष्ठभूमि के बारे में बोला, सशक्तिकरण के बारे में बोला और प्लस महिला सुरक्षा के बारे में भी यहाँ पर बोला। मैं यहाँ पर सबक करना चाहूँगा कि जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात है कि संविधान की पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हुआ 200 साल की दास्ता के बाद। 200 साल की दास्ता के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब भारत का प्रशासन, भारत में शासन व्यवस्था कैसे हो। और इसके लिए ये बात बोला गया कि हमें कुछ बनाना होगा, हमें संविधान बनाना होगा। और कैबिनेट मिशन 1946 में उनके प्रस्ताव को हमारे भारतीयों ने स्वीकार किया और हमारे संविधान निर्माता के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, आपके जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल गफ्फार खान जी, अलीकात अली जी, ये सारे शख्स थे जिन्होंने माना कैबिनेट मिशन को और एक संविधान सभा के लिए इलेक्शन। उस इलेक्शन में 211 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को मिला। लेकिन यहाँ पर जब सभा की बात आई, संविधान सभा में, तो मतभेद की स्थिति आ गई। और उस मतभेद के बावजूद भी हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान निर्माण ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन इनको बनाया गया था, और सारे जो संविधान निर्माता जो सभा के लोग थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया कि हमारा संविधान का रूपरेखा ये होगा, हमारा ड्राफ्ट ऐसा होगा। उन्होंने प्रस्ताव, प्रारूप प्रस्तुत किया। ये जो हमारा संविधान, जो आप हम भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, ये बहुत अथक एवं निरंतर प्रयासों से बना, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने इस संविधान को बनाने के लिए विश्व के पूरे संविधान को छाना है। चलनी में विश्व के पूरे संविधान को छानकर हमने अपने भारत के संविधान को बनाया। ये डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का कथन था। और जब ये प्रारूप समिति आया, तो ये प्रारूप समिति आकर 2 घंटे में संविधान नहीं बना। 8 महीने सिर्फ ड्राफ्टिंग पर डिस्कशन हुआ, बहस हुआ 8 महीने। प्रारूप पर उसकी जो ड्राफ्टिंग की गई थी, उस पर बहस हुआ आपस में, कैसा होना है, क्या संशोधन करना है। 11 अधिवेशन हुए और उसके बाद वो दिन आया, आज का दिन, जिस दिवस को मनाने के लिए हम इस सभागार में बैठे हैं। और हमारा जो संविधान है, इनके अथक प्रयासों से, संविधान निर्माण समिति के लोगों के अथक प्रयासों से हमारा संविधान बनकर आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया। और ये संविधान है क्या? देखिए, यहाँ पर मैडम ने भी संविधान की सर्वोच्चता की बात की, जागरूकता की बात की। एक्चुअली हमारा जो संविधान है, मूल विधि है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। ये हमारा सर्वोच्च विधि है, मूल विधि है। यहाँ पर सब सारे प्रोविजन दिए गए और इन प्रोविजन के साथ मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सारे पूरे प्रोविजन के साथ हमारा संविधान हम आपके सामने आया, लागू हो गया। कार्यपालिका क्या होगी, विधायिका क्या होगी, न्यायपालिका क्या होगी। कार्यपालिका कार्य कैसे करेगी, न्यायपालिका कार्य कैसे करेगी, इनके अधिकार क्या होंगे, इन सारी चीजों का उल्लेख करते हुए हमारा संविधान हमको अर्पित किया गया। का वाचन करवाया। उस वाचन में ये प्रस्तावना है क्या? प्रियम्बल इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो
संविधान में आप देखिए, हम भारत के लोग, भारत को क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और प्लस यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, यहाँ जो है इंटीग्रिटी एंड यूनिटी की बात आई, एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, संविधान को कार्यान्वित करते हैं। ये उनका उद्देश्य है। आज एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है कि क्या हम इस एकता और अखंडता को बनाए रखने में सफल हो पा रहे हैं? आज एक अपनी दबे में रोटी सेकने के कारण जाति धर्म अभियान फंडामेंटल राइट्स पर और मूल अधिकार जो दिया गया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये बोलता है धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये सब आपसे भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(1) राज्य को रोकता है, आर्टिकल 15(3) नागरिकों को रोकता है, लेकिन क्या हम इसमें सफल हैं? नहीं हो पाता। दूसरा विषय है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात इस मंच से बहुत हो रही है कि महिला सशक्तिकरण क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण है क्या। मैं बड़े सरल शब्दों में आपको बताऊंगा कि महिला सशक्तिकरण एक्चुअली में है क्या, वीमेन एम्पावरमेंट है क्या। मैं बड़े सरल शब्दों में इसको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाएं शक्तिशाली, लेकिन ये है क्या। याद रखिए, हम महिला सशक्तिकरण की बात जब करते हैं तो हम महिलाओं को सशक्त तब कहेंगे जब महिलाएं स्वयं अपने लिए निर्णय लेने का उनको अधिकार हो, और प्लस जो अधिकार उनको दिए गए हैं उन अधिकारों का संरक्षण हो, उन अधिकारों का पालन हो, तब हम कहेंगे कि महिलाएं सशक्तिकरण महिलाओं को दिया गया। अब यहाँ पर बात आता है कि क्या महिलाएं वाकई में सशक्त हैं, और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो बाधक है वो है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा। ये वायोलेशन आप आज देख रहे हैं, 2013, 2012 की बात, निर्भया कांड, अब वो निर्भया दिनों दिन पुनः हुई होते जा रहा है, कलकत्ता में, यहाँ वहाँ, पटना में। ये क्या हो रहा है? महिलाओं के प्रति हिंसा। और जब तक जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, मैं इस मंच से आपको डेटा देना चाहूँगा। आज इस मंच से मैं डेटा देना चाहूँगा, आप चौंक जाएंगे। ये जो महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं ना, ये विश्वव्यापी बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक डेटा दूंगा कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी का डेटा है 2018, 9 जनवरी 2018 के डेटा में ये बताया गया कि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात ही कर रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, भारत में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो महिलाओं के हिंसा के मामले में, दुष्कर्म के मामले में अव्वल दर्जे का राज्य है। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आप चौंक गए होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दुष्कर्म के मामले में भारत में अव्वल दर्जे का राज्य है। यहीं पर नहीं, और आगे चलता हूं। 2018 का एनसीईआरटी का रिपोर्ट 9 जनवरी को दिया गया, और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, इनकी दृष्टि से हम देखें और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा दूसरा, भारत में दूसरा असुरक्षित राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। अब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा कि हिंसा, ये वायलेंस है, हिंसा। और बस मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो चीजें चल रही है, अगर जब तक महिलाओं के प्रति हिंसा होते रहेगा, हम महिला सशक्तिकरण, ये जो महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता एक भ्रम मात्र में समझता हूं, एक भ्रम है। महिलाएं बड़ी खुश हो रही कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। जब तक हिंसा दूर नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण वास्तविकता में एक भ्रम मात्र बनकर रह जाएगा। इस पर हमें गौर करना चाहिए। तीसरे मैं आता हूं, और वो है महिला सुरक्षा। ये महिला सुरक्षा 5 मिनट में भाषण देने का नहीं। महिला सुरक्षा एक विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी समस्या। एक और आंकड़े आपको प्रस्तुत करता हूं। ये जो विश्वव्यापी समस्या क्यों बोला गया, एक रिसर्च किया गया और सर्वे में अनुमान लगाया गया, और वो अनुमान क्या था, विश्व स्तर पर 3 महिलाओं में से, बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, विश्व स्तर पर 3 महिलाओं में से एक महिला पूरे अपने जीवन में, एक महिला, 3 में से एक महिला अपने घरेलू हिंसा या आपकी हिंसा का या घरेलू जो भी आपका वायलेंस है उसको महसूस करती है। बताइए कितना बड़ा फिगर है। 3 में से एक कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में
इससे प्रभावित होती है बड़ी बेटी। अब बताइए, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा का विषय मैंने बताया विश्वव्यापी समस्या है। और ये जो विश्वव्यापी समस्या होने का कारण क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आज मैं जितने भी व्याख्यान माला में यहाँ पर हमारे 11 पार्टिसिपेंट भाग लिए, उनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप उनके लिए सम्मान करना चाहता हूँ। महिला सुरक्षा की जब मैं बात करूंगा तो कुछ चीजें छन कर आई, और वो छन कर क्या आया? छन कर ये आया अवेयरनेस। यहाँ पर अंजू लता साहू प्लस आशीष यादव, स्वयं हमारे कॉलेज डॉक्टर स्वाति मैडम ने भी इस पर जोर दिया, बहुत महत्वपूर्ण अवेयरनेस। देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में बोला गया कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। बहुत सारे प्रोविजन हमारे संविधान में किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोट करना चाहूंगा मैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर किसी को जगाना है तो महिलाओं को जगाइए। अगर किसी को जगाना है तो महिलाओं को जगाना है। इससे आगे भी उन्होंने कहा, जब महिलाएं जागेंगी, आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, और गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य और हमारा देश। ये सशक्तिकरण, पंडित नेहरू की तुलना देखिए, अगर किसी को जगाना है तो महिलाओं को जगाइए, और जगाने का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। हम संविधान की अगर बात करें, संविधान के आर्टिकल 14, मैडम ने भी इस संबंध में कहा है, आर्टिकल 14 समानता, राइट इक्वालिटी। आर्टिकल 15 यही बोला मैंने, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप विभेद नहीं करेंगे। प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया, राज्य को भी रोका गया, नागरिकों को भी रोका गया। 15(3) में राज्य को विशेष प्रोविजन करने के लिए महिलाओं के लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, आर्टिकल 15(3) में कहा गया। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, बात की राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पर अवसर की समानता होना चाहिए। लोक नियोजन में अवसर की समानता दिया जाना चाहिए, ये समानता शब्द है। लिंग भेद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 42, और मैं विशेष जिक्र करना चाहूंगा, पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इसमें। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और 42वां संविधान संशोधन करने के बाद भाग 4 में एक 4 का जोड़ा गया, और वहीं पर आर्टिकल 51 का के तहत एक प्रोविजन लाया गया, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल कर्तव्यों की बात वहां पर की गई। मूल कर्तव्य है क्या? हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, हमें राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन और बता दूं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में इसका भी जिक्र है कि ऐसे कोई भी प्रथाओं को हम वेटेज ना दें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। ये देखिए, महिलाओं का सम्मान हमें रिस्पेक्ट सिखाता है, हमारा ड्यूटी है। हम अपने ड्यूटी को भूल जाते हैं। और मैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य को निभा ले, संविधान का ही कर्तव्य नहीं, जनरल हमारे जीवन में अपने कर्तव्यों को, मेरा सही कर्तव्य क्या है, तो मैं तो कहता हूँ ये अपराध शून्य, अपराध से निजात तो बहुत सारे प्रोविजन हमारे महिला सुरक्षा के बारे में हमारे संविधान में दिया गया। भारतीय दंड संहिता में सारे सेक्शन 498 आपका 509 C376 ये सारी चीजें व्यवस्थाएं की गई। और भी यहाँ मैडम ने जिक्र किया था, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न विधियां बनाई गई। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनाया गया वर्क प्लेस में, इंडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, दहेज प्रताड़ना अधिनियम की बात जो हमारा लोकल एक्ट है, ये सारे एक्ट बन गए। संविधान में इतने प्रोविजन दिए गए, इतने सारे एक्ट बना दिए गए, इतना सारा कानून हमारे आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन करने के बाद भी आज महिला सुरक्षा एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। इसका कारण क्या है? और इसका कारण है जो मैंने आपको बताया, जागरूकता। बहुत अच्छा लगा अंजू दादा ने कहा कि हमें जाना चाहिए गाँव में, बताना चाहिए कि महिलाओं का अधिकार
महिलाएं जाने अपने कानून से, कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, हम कानून का जागरूकता, हम कानून को जाने कि हमारा अधिकार क्या है, इसका कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है। तब हम निजात पाएंगे और अपने अधिकार को हम लड़ पाएंगे। और मैं तो कहूँगा कई कारण है महिला सुरक्षा में। एक तो जागरूकता का अभाव, क्रियान्वयन सही विधियों का नहीं हो पाना, और दूसरा सबसे बड़ा एक है सामाजिक अवमूल्यन। ये जो सामाजिक अवमूल्यन है ना, बहुत बड़ा, आज हमारे समाज में जो सामाजिक अवमूल्यन हो रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है महिला सुरक्षा में भेद। महिला सुरक्षित तभी होंगी जब हम महिला का समाज में हम सुरक्षित समाज का निर्माण करें, और ये तभी होगा जब हम नैतिक शिक्षा को बढ़ाओ। हमारे नजरिए को बदलना पड़ेगा। पीछे जो बच्चे बैठे हैं 5 मिनट में ध्यान से सुने, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे डिस्कशन, महिला सुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित हो, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा जो है, सबसे पहले बोलता हूँ हम अपने नजरियों को बदलें। हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हमारा सोच जब तक हम बदलेंगे नहीं, और जब तक ये भेदभाव नहीं करेंगे। मैंने बताया हमको जरूरत क्यों पड़ी, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण का अधिनियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब कुछ न कुछ घटनाएं घटी होंगी। और ये घटनाएं क्यों, ये घटनाएं यही कि हमारी नजरिया, हमारी सोच, ये महिला, ये पुरुष, ये फलाना, ये मैन, ये फीमेल, अरे हमारे कॉलिग्स है, आप ये अगर नजरिया नहीं कर सकते। एक मुझे इसी तात्पर्य में नजरिया और सोच के समय में कहानी मुझे याद आ रही है, जो शेयर करना चाहूंगा। एक महात्मा, बड़े ध्यान से सुनेंगे, कहानी सुना। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य, महात्मा उनको सब चीज पढ़ाते और बाद में जब कंक्लूड करते तो आत्म संयम के बारे में। ये जो आत्म संयम है ना, आत्म संयम होना चाहिए लोगों का, अपने आत्म संयम, अपने इच्छा पर कंट्रोल होना चाहिए। आत्म संयम का ज्ञान देते थे अपने शिष्य को रोज। एक दिन क्या हुआ, दोनों आपके महात्मा और उनके शिष्य चले जा रहे थे, एक नदी बीच में आ गया, और जब दोनों जा रहे थे तो बहुत सुंदर सी एक महिला सामने आ गई, और वो सुंदर सी महिला सामने आकर एक समस्या बताती है, दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि बोले महात्मा आप दोनों हैं, मुझे बहुत जरूरी है इस नदी से पार करा। महिला ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें, आप में से कोई मुझे नदी से पार करा दीजिए, मैं बहुत लाचार हूं, मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूं। तभी जो शिष्य था बड़ा चौंक गया, अरे मेरे गुरु आत्मसंयम की शिक्षा देते हैं, और चुप रहा, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और ये जो उनका गुरु था, शिष्य था, तुरंत महिला को उठाया उन्होंने और नदी पार करा। नदी पार करा के ये जो शिष्य था देखते रह गया, अरे ये मेरे गुरु जो आत्मसंयम का ज्ञान मुझे रोज देते हैं, और इस महिला को उठा लिया और नदी पार करा दी। रोक नहीं पाया अपने को। 2 दिन चला गया, तीसरे दिन बोले गुरुजी मुझे माफ करिए, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। बोले बोलो शिष्य, तुम्हारा अधिकार है, प्रश्न करो। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि रोज मुझे आत्मसंयम की बात आप करते हैं, और उस सुंदर सी महिला जो आई और उसको आपने उठा लिया और नदी से पार करा दिया, ये आत्मसंयम क्या बात है भाई? गुरु ने कहा कि यही तो भेद है बेटा। कहा तुम 2 दिन मैंने भूल गया उस चीज को, 2 दिन पहले मैं उस महिला को छोड़ के आ गया, और अभी भी उस महिला के बात में तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। बोली यहाँ पर होता है नजरिया। उन्होंने कहा कि उस महिला को मैंने नहीं देखा, उसकी समस्या को मैंने देखा। क्या उसकी समस्या क्या है, और उस समस्या को देखकर मैं उसका निदान किया, लेकिन तुमने उसकी समस्या को नहीं देखा, तुमने उस महिला को देखा। और इसी से मैं आज इस युवाओं को इस सभागार से मैसेज देना चाहूंगा कि हम परिस्थितियों को ध्यान दें, अपने नजरियों को बदलें। ये आत्मसंयम है। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। पुनः मैं एक बार आप सभी को इस संविधान दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप लोग आए।